अध्याय 8। उस दर्दनाक सपने से त्रस्त होकर मुझे एक पलक भी नींद नहीं आई। मैं अपना फोन पकड़कर बिस्तर के बगल में फर्श पर बैठ गया और अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच दबाकर उसी स्थिति में बैठा रहा। पूरी रात स्थिर रही। मेरा नितंब ठंडा था। ठंडी हवा धीरे धीरे मेरे शरीर में फैल गई, जब तक कि मेरी गर्दन अकड़ नहीं गई। मेरा पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस बारे में चिंतित थी। मुझे बस अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ, इतनी तेजी से कि उसे नियंत्रित करना कठिन है। ऐसा लग रहा था कि कमरे में हर जगह शोर और धीमी सांसें चल रही थी, जिससे मेरा लगभग दम घुट रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे भी मेरी तरह अनिद्रा है। सुबह 3 बजे पहली मंजिल पर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तुरंत अर्ध बेहोशी की हालत से उठा। मैंने धीरे धीरे दूसरी मंजिल तक जाने वाले हर कदम को सुनने के लिए अपने कानों पर जोर डाला। मैं खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और निश्चित रूप से बाहर निकला। यह टन जियान-गो और लाओ टिएन थे। वे दोनों सुरक्षित लौट आए। मैंने राहत की सांस ली। मेरे पैर इतने कमजोर थे कि मैं मुश्किल से खड़ा हो सका। खाओवी ने भी शोर सुना। उसने दरवाजा खोला और अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, क्या आप वापस आ गए हैं? हाँ, वापस आ गया है, टन जियान-गो ने संक्षेप में उत्तर दिया। ओल्ड टिएन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें सुस्त थी, जैसे कि वह उत्तेजित हो। वह लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में वापस चला गया। बूढ़े टिएन, कुछ खाने के लिए नीचे जाओ और बाद में आराम करो, टन जियान-गो ने उसे बुलाया। ओल्ड टिएन मुड़ा और यंत्रवत सिर हिलाया। मैंने जल्दी से अपना मुंह खोला। मैंने नौकरानी से कहा कि खाना छोड़ दो, मुझे खाना बनाने दो, यह जल्दी हो जाएगा। भोजन करते समय ओल्ड टिएन अभी भी खोया हुआ लग रहा था। मैंने जानबूझकर उसके लिए गोमांस की एक प्लेट तैयार की, लेकिन उसने अपनी चॉपस्टिक नहीं हिलाई। उसने बस एक कटोरा दलिया पिया, फिर खड़ा हुआ और कमरे में चला गया। उसने शुरू से अंत तक एक भी शब्द नहीं कहा। ओल्ड टिएन को क्या दिक्कत है? मैंने कटोरा पैक करते समय टन जियान-गो से पूछा, और चॉपस्टिक्स? इसके बारे में चिंता मत करो, जब यह उसके पास आएगा तो 2 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। टन जियान-गो ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मैं नीचे बैठ गया और उसकी ओर देखा। आज रात क्या हुआ? आपका चेहरा इतना भद्दा क्यों है? टन जियान-गो ने अपना हाथ नीचे कर लिया और अनिच्छा से मुस्कुराया। बर्तन वहीं छोड़ दो और सो जाओ। तुम्हें कल स्कूल जाना है। मैं बिस्तर पर गया और टोन जियान-गो के बाथरूम से बाहर आने से पहले बहुत देर तक इंतजार किया। वह बिस्तर पर चढ़ गया, कंबल के नीचे रेंग गया और मेरे बगल में लेट गया। मैंने घूमकर उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया, फिर अपना चेहरा उसके सीने में चिपका लिया। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में चिंतित था। अभी जमीन पर बैठा हूँ। मैं सपना देख रहा था। मैंने सपना देखा कि हम बर्फीले तूफान के समय में वापस चले गए, और मैंने अपनी आंखें खोलीं और तुम्हें डूबते हुए देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बचा पाता, मैं अचानक जाग गया। टन जियान-गो हंसे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। तुम सब बकवास सोच रहे हो। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। क्या तुम कल स्कूल जाने के लिए उठना नहीं चाहते हो? मैंने कहा, लेकिन जाने से इनकार कर दिया जाओ। अभी भी उसे गले लगाओ। जब मैं सपना देख रहा था और सोने ही वाला था, मैंने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत जोर से संघर्ष कर रहा है। तभी वह पलटा और पूरी ताकत से मुझे गले लगा लिया। उसका चेहरा मेरे कंधे पर दब गया। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सपना देख रही हो? क्योंकि मुझे दौरा पड़ा था। सो जाओ, प्रिय, यह कुछ भी नहीं है। मैंने बस एक बुरा सपना देखा था। टन जियान-गो ने जाने दिया और मेरी ओर पीठ कर ली। फिर मैंने उसे काफी देर तक रात्रिस्तंभ में इधर उधर घूमते हुए सुना।
अंत में मैं अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका और पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं। तन जियानगो रात की रोशनी बंद करने के लिए बाहर पहुंचा। अगली सुबह तन जियानगो हमेशा की तरह जल्दी नहीं उठा। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में आई। मैं उठकर ध्यान से उसे देखने लगा। उसने भौहें सिकोड़ ली। उसके शरीर पर कंबल अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था कि वह शांति से सो नहीं रहा था। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी घनी काली भौहें और पलकें और मनमोहक रेखाओं वाले उसके होठों की प्रशंसा की। मेरे दिल में गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ कि यह कितना समय हो गया था। चूंकि मैंने उसे इस तरह करीब से देखा था, मैं उसके चेहरे को सहलाना चाहता था, लेकिन मेरा फैला हुआ हाथ अचानक बीच हवा में रुक गया, क्योंकि मुझे गलती से पता चला कि नाइटस्टैंड पर नींद की गोलियों का एक पैकेट था। पैक गायब है। कुछ गोलियां, जहां कुछ गोलियां हैं, छील दिया गया था, जिससे एक काला छेद रह गया जिससे मेरा दिल दुख गया। मैं धीरे से बिस्तर से बाहर निकला और टोन जियानगो द्वारा कल रात इस्तेमाल किए गए कपड़े बाथरूम के दरवाजे पर फेंक दिए गए। मेरा कोट, जिसकी कीमत लगभग 1000 अमेरिकी डॉलर थी, पानी में भीग गया था और जमीन पर बिखर गया था। मैंने आह भरी, कपड़ों के ढेर को गले लगाया और पहली मंजिल पर कपड़े धोने के कमरे में चला गया। मुझे उसकी जैकेट पर एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे टेट के दौरान जलाए गए पटाखों की गंध। आदत से मजबूर होकर मैंने सभी जेबों और पैंटों की तलाशी ली और सारे कागज निकाल लिए। कागजात, बिल और परिवर्तन। बैग में बहुत सारी चीजें भी थी। मैंने बैग का निचला हिस्सा पकड़ा और उसे पत्थर की मेज पर उल्टा झुका दिया। एक भारी धातु की चीज एक पल के लिए मेज की चिकनी सतह पर गिर गई। अवाक, मेरी पीठ पर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे इतनी जोर से मारा हो कि मैं तुरंत पत्थर में बदल गया। एक बंदूक मेरी हथेली से थोड़ी बड़ी दिखाई दी। पकड़ गहरे नीले रंग की थी और बैरल काला था। ठंडी बंदूक हवा में फैल जाती है, जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं। यह कोई खिलौना नहीं है, यह एक असली बंदूक है। इसलिए मैंने जो गंध सूंघी वह आतिशबाजी की गंध नहीं थी, बल्कि एक असली गोली की गंध थी। मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। मैं स्थिर खड़ा रहा। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने उस धातु को छूने की हिम्मत नहीं की, जैसे कि मेरे सामने एक गर्म टांका लगाने वाला लोहा हो। एक वाक्य जो आंद्रे ने मुझे बहुत पहले कहा था, अचानक मेरे कानों में गूंजा, माई, तुम सच में मुझे कितनी पुरानी समझती हो। क्या आप क्या काम कर रहे हैं? आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? जब तन जियानगो पहली मंजिल पर आए और मुझे डाइनिंग टेबल के सामने बैठे देखा, तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या समय हो गया है? आप अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए? आप कल रात कहाँ गए थे? कृपया मुझे बताएं कि क्या हुआ। मैंने उसे घूर कर देखा। जो क्रोध भड़का उससे मेरी आवाज थोड़ी कांप उठी। तुम अपने दिल में मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या यह बिस्तर गर्म करने वाला साथी है या कुछ और? तुम सब कुछ अपने दिल में रखते हो, है ना? तुम मेरे साथ साझा करने के लायक नहीं हो। उसने अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया और बेहद आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या तुम इतनी सुबह सुबह बकवास कर रहे हो? मैंने बैग को मेज पर रख दिया और उससे पूछा, यह क्या है? अंदर क्या है? तन जियानगो ने बैग को देखा। उसकी अभिव्यक्ति सुस्त थी, जैसे कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। फिर वह उठ खड़ा हुआ, गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें मेरी चीजों को छूने के लिए किसने कहा? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो? आंसू बह निकले। दर्द और निराशा मेरे दिल में भर गई, जिससे मैं असमर्थ हो गया अपने आप को रोके। मैंने भी आवाज उठाई, तन जियानगो, तुम इंसान नहीं हो। क्या तुम्हारे पास दिल है? बान डुए डुए ने कहा कि मैं नीच हूँ। मैं वास्तव में नीच हूँ। घृणित के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरी आंखों के सामने का दृश्य धुंधला हो गया।
मैंने स्थिर खड़े रहने की कोशिश की और दूर जाने के लिए मुड़ा। तन जियानगो ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी बात सुनो। मैंने उसके हाथ से बचने के लिए संघर्ष किया। मुझे जाने दो, मैं बाहर हूँ। उसने मुझे संघर्ष न करने देने की कोशिश करते हुए मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। माई माई। मैंने तुरंत सभी हरकतें बंद कर दी, जैसे कि मेरे पूरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। यह पहली बार था जब उसने मुझे मेरा नाम कहा। माई माई। माई माई। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता। तन जियानगो ने बहुत धीरे धीरे बात की, जैसे कि उन्हें अपने शब्दों को चुनने में कठिनाई हो रही हो। मुझे पसंद है कि आप हर दिन सुंदर मेकअप पहनें, बिना किसी चिंता या उदास हुए बैठें और पियानो बजाएं। आपको खुश देखकर मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं जो पैसा कमाता हूँ, चाहे वह कितना भी हो, फिर भी सार्थक है। मैं आपको ये बातें नहीं बताना चाहता क्योंकि यह मेरा काम है, आपका नहीं। क्या वह व्यक्ति अभी भी एक आदमी है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें समझने से पहले मुझे यह सब कहने के लिए मजबूर करना होगा। तुम्हारे शब्दों ने मुझे अंततः नरम कर दिया। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। मैं जानता हूँ कि अगर उसे मरने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता, तो वह बिल्कुल भी ऐसे शब्द नहीं कहता जो उसे बहुत परेशान करने वाले लगे। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना डरा हुआ हूँ? मैंने रुंधते हुए कहा, मुझे उस दिन डर लग रहा है मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। अपने दिल की गहराई से मैं वास्तव में कल रात उसके ठिकाने का पता नहीं लगाना चाहता। जितना अधिक मैं जानता हूँ, उतना अधिक परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दो। मैं स्वेच्छा से सिकुड़ता हुआ कछुआ बन गया हूँ। तन जियानगो ने मेरी पीठ सहलाई। उसने आह भरी। हर व्यवसाय की अपनी कीमत होती है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। आप अभी भी इसे 7 तक जारी रख सकते हैं, या 8 साल। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। तो फिर ऐसा मत करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे स्नातक होने के बाद ऑस्ट्रिया ले जाओगे? क्या मैं अपना पैसा कमा सकता हूँ? मुझे चाहिए कि आप भी मेरा ख्याल रखें, तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगा। तन जियानगो ने मेरे शब्दों का मजाक उड़ाया। हे भगवान, आपकी महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। आप अभी भी मेरा समर्थन करना चाहते हैं। ठीक है, एक महिला का खाना खाने में सक्षम होना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। बिना शर्म के बोलो। मैं हंसा, हालांकि मेरे चेहरे पर अभी भी आंसू थे। तो क्या तुम मेरे साथ ऑस्ट्रिया जाओगे? जाओ, बिल्कुल। जब तक मैं यहाँ अपना काम खत्म नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करो और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने हल्के से उत्तर दिया। तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। मुझसे झूठ मत बोलो। क्या मैं कसम खा सकता हूँ? क्या समय हो गया है? तन जियानगो ने मुझसे आग्रह किया। अपना चेहरा धो लो और स्कूल जाओ। डॉन मत, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। हर चीज में अभी भी मैं हूँ। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे मैं पार न कर सकूं। उस दिन के बाद से, क्योंकि मैंने अपने दिल में बहुत सारे विचार जमा कर लिए थे, मैं शांत हो गया। रात को पहले की तरह तकिए पर सिर रखते ही मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन मुझे अक्सर बुरे सपने आते थे। कई बार जब मैं दुःस्वप्न से जाग गया, तो मैं घबरा गया और बिस्तर के किनारे को छू लिया, यह देखकर कि वह अभी भी मेरे बगल में लेटा हुआ था। मैं मई के अंत में फिर से शांति से सो सका। मैंने रूसी और विशेष विषयों दोनों को पास कर लिया। संगीत अकादमी में पूर्णकालिक छात्र बने। लेकिन इस परिणाम से वैसी खुशी नहीं मिली जैसी मैंने कल्पना की थी। वह छाया अभी भी मेरे दिल में भारी है, दूर जाने से इनकार कर रही है। जैसे ही मैं स्कूल से घर आया, मैंने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें खुशखबरी सुनाई, जो अजीब था। उन्होंने ज्यादा खुशी नहीं दिखाई।
उन्होंने मुझसे केवल कुछ सवाल पूछे, जैसे कि मैं आधिकारिक तौर पर स्कूल कब शुरू करूंगा, स्कूल में गर्मी की छुट्टियां कब होंगी और मैं घर कब लौट पाऊंगा। मैंने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पिता ने कहा, तुम्हारी माँ एक व्यावसायिक यात्रा पर है। फोन का उत्तर देना सुविधाजनक नहीं है। चलो उनके घर आने तक प्रतीक्षा करें और बाद में बात करेंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, इसलिए मैंने संदेहपूर्ण मूड में फोन रख दिया। नीना ने किसी से एक पियानो अभ्यास टेप रिकॉर्ड करने और अपने 2 दोस्तों को भेजने के लिए एक सिफारिश लिखने में मदद करने के लिए कहा, जो काम कर रहे थे ऑस्ट्रियाई संगीत अकादमी में प्रोफेसर। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। गर्मी की छुट्टियों में 1 महीने से अधिक समय बाकी है। मुझे बस कुछ प्रमुख विषयों का सारांश देना है और ऑस्ट्रियाई संगीत अकादमी से अधिसूचना की प्रतीक्षा करनी है। कुछ देर रुका और फिर ठीक हो गया। अक्सर मुझे विश्वास है कि आप क्या कहते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। अपने खाली समय के दौरान मैंने ऑस्ट्रिया के बारे में दस्तावेज खोजे और फिर वहां जीवन और अध्ययन की कल्पना की। हालांकि जून की शुरुआत में एक दिन एक बाधा थी जिसे टोन जियानगो दूर नहीं कर सका। मुझे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे लाओ टिएन और खाओवी मिले। वे चुपचाप धूम्रपान कर रहे थे। सिगरेट का धुआं लिविंग रूम में भर गया था। आज आप दोनों घर पर क्यों हैं? जियानगो अभी तक घर नहीं आई है। मैंने अभिवादन किया और ताज़ी हवा के लिए जल्दी से खिड़की खोली। मुझ पर लेकिन कोई नहीं बोला। मैंने अपने होठों पर मुस्कान बंद कर दी। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे दिल में एक बुरा एहसास हुआ। क्या हो रहा है? खाओवी ने ओल्ड टिएन की ओर देखा। ओल्ड टिएन ने फिर से उसकी ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे पर नजरें डालीं और अंत में लाओ टिएन ने कहा, गोदामों की पुलिस ने खोज की है। टीयू टन को ब्यूरो में हिरासत में लिया जा रहा है। मेरा दिमाग फट गया। मैंने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, तो क्या? तर्क और व्याकरण सभी मिश्रित दलिया के बर्तन में मिल गए थे। ओल्ड टिएन ने मुझे सांत्वना दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है। पुलिस केवल अस्थायी रूप से मुझे हिरासत में ले सकती है, सर्वाधिक 48 घंटे। लानत है, यह सब तस्करी का स्पष्ट सबूत है। खाओवी ने उदास होकर पूछा, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि पुलिस को गोदाम का स्थान क्यों पता था, इसलिए त्वरित राउंड अप पर्याप्त होगा। ओल्ड टिएन का चेहरा कड़वे तरबूज की तरह झुर्रियों वाला था। यह सिर्फ एक साधारण गोदाम नहीं है। पिछले आधे महीने से सीमा शुल्क लगातार कई शिपमेंट को रोक रहा है। ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वे दूसरों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। मैं इस मामले को इस तरह देखता हूँ, यदि कोई शामिल था तो जानबूझकर भीड़ को बाधित कर रहा था। मुझे उन चीजों की परवाह नहीं है। मुझे केवल टन जियानगो की चिंता है। उसे कई दिनों से बुखार है और प्रत्येक भोजन में वह अनिच्छा से केवल एक छोटा सा टुकड़ा लेता है। 48 घंटे तक हिरासत में रहने पर क्या वह इसका सामना कर पाएगा? मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे आंतरिक अंगों ने अचानक अपना स्थान छोड़ दिया। ओल्ड टिएन और खाओवी परिचितों से वकील ढूंढने में व्यस्त थे, जबकि मैं केवल घर पर रहकर इंतजार कर सकता था। 2 दिन बाद टोन जिया आ गया। एनजीओ को भी रिहा कर दिया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें धंसी हुई थी। उसका पूरा शरीर भूत जैसा लग रहा था। जब वह अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने किसी का अभिवादन नहीं किया और सीधे दूसरी मंजिल पर बाथरूम में चला गया। यह देखकर कि उसके कदम अस्थिर थे, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और उसके पीछे भाग गया और दरवाज़ा खटखटाया। क्या यह ठीक है? अकेले रहने के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने अपनी आवाज़ उठाई, जियानगो। दरवाजे पर कुछ फेंका गया। वह अंदर चिल्लाया, क्या आप मुझे एक पल के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? खाओवी ने धीरे से उसे पीछे से धक्का दिया। मैं
कृपया उसे अकेला छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। पुलिस 2 दिनों से उसे प्रताड़ित कर रही है, इसलिए उसकी आत्मा टूट गई है। मैंने अपने बगल में एक कुर्सी खींची और इंतजार करने लगा। बाथरूम अभी भी शांत था, कोई हलचल नहीं थी। एक क्षण बाद मैंने एक तेज आवाज सुनी, फर्श पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज। मेरा दिल मानो मेरे सीने से बाहर निकल गया। मैंने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर भागी। मेरी आंखों के सामने टन जियानगो का दृश्य था। दोनों कनपटियों से खून बह रहा था। वह बेहोश हो गया। खाओवी की हरकतें मेरी तुलना में तेज थीं। वह टन जियानगो को उठाने के लिए दौड़ा और पुकारता रहा, जियानगो, जियानगो। टन जियानगो ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें बंद थीं। उसके माथे से लाल खून बह रहा था, जिससे उसके कोट का एक टुकड़ा भिगो गया। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। मेरा गला रुंध गया और मैं आवाज नहीं कर सका और ओल्ड टीएन दूसरी मंजिल पर भाग गया। दरवाजे पर स्तब्ध व्यक्ति। यह अभी भी खाओवी था जिसने सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह हम पर गरजा, आप अभी भी वहां किस लिए खड़े हैं? जल्दी करें और डॉक्टर को बुलाएं और यहाँ पट्टियां लेकर आएं। ओल्ड टीएन फोन करने के लिए जल्दी से अध्ययन कक्ष में वापस चला गया और मैं रक्तस्राव को रोकने के लिए कुछ खोजने के लिए शयन कक्ष में गया। जल्दबाजी में मैंने चाबी को कोठरी के ताले में डालते समय तोड़ दिया। चाबी के टूटे हुए सिरे ने मेरे हाथ में एक लंबी रेखा काट दी, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई और मैंने कुछ साफ तौलिए निकाले और बाथरूम में भाग गया। एक परिचित डॉक्टर तुरंत आ गया। टन जियानगो अभी भी बेहोश था। डॉक्टर ने कहा, अत्यधिक तनाव के कारण टन जियानगो थक गया था। जब वह बेहोश हो गया तो उसका सिर बाथटब से टकराया। सौभाग्य से घाव गहरा नहीं था, केवल 4 टाके लगे। डॉक्टर ने सलाह दी। नर्स ने सर्दी रोधी इंजेक्शन तैयार किया और फिर माहौल को शांत रखने के लिए हमें बेडरूम से बाहर बुलाया। ओल्ड टीएन ने जल्दी से नूडल्स का एक बर्तन पकाया। हम तीनों उसे निगल नहीं सके। कोई भी खाने के मूड में नहीं था। या पिए। मेरे पेट में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा पत्थर हो। वजन इतना अधिक था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैंने मतली की भावना को सहन करने की कोशिश की और नूडल्स का पूरा कटोरा अपने पेट में भर लिया। हालात इतने खराब हैं, मैं हर किसी के लिए इससे ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सकता। खाना खत्म करने के बाद मेरा शरीर थोड़ा गर्म हो गया और मेरी आत्मा धीरे धीरे अपनी पुरानी जगह पर लौट आई। खाना खत्म करने के बाद मिस्टर टीएन अपनी आंखें बंद करने और आराम करने के लिए बैठ गए, जबकि खाओवी खिड़की के पास खड़े होकर एक के बाद एक सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनसे संपर्क किया, मिस्टर खाओ। उन्होंने अपना सिर घुमाया। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? मुझे भी नहीं पता, खाओ वेई ने भौहें चढ़ाईं। मैं केवल एक बात के बारे में आश्वस्त हो सकता हूँ। किसी ने गुप्त रूप से पुलिस को सूचित किया होगा। यदि यह पुलिस विभाग के प्रदर्शन के लिए नहीं होता, तो 3 साल में यह पता लगाना संभव नहीं होता। एक शिकायत? मुझे नहीं पता, लेकिन यह कदम वास्तव में जहरीला है। ऐसा लगता है जैसे वे जियानगो को निशाना बनाने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर एक ठंडी हवा चल रही है। क्या उसने किसी को ठेस पहुंचाई है? खाओवी ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह काम करते हुए किसी को ठेस न पहुंचाना अजीब है, पिछली बार की तरह। उसने लाओ टिएन की ओर देखा और फिर अचानक रुक गया। मैंने उसकी प्रतीक्षा करते हुए देखा, लेकिन उसने बोलना जारी रखने से इनकार कर दिया। उसने चाय की मेज पर रखे सिगरेट के पैकेट की ओर हाथ बढ़ाया और फिर सिगरेट सुलगा ली। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना मुंह खोलने में कठिनाई हो रही है। अगर वह स्वेच्छा से नहीं बोलता,
तो कोई बात नहीं, उसने उसे कितना धमकाया, तुमसे उसकी खबर निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरा विषय बदल दिया। दूसरे दिन आपने गोदाम के बारे में बताया था। गोदाम का विशिष्ट स्थान कौन जानता है? खाओ वेई ने अपना सिर हिलाया। जियानगू है बहुत सावधान। उसने मुझे बताया भी नहीं। तो पुलिस को कैसे पता चला? खाओवी ने फिर भी अपना सिर हिलाया। उसने धुएं का एक छल्ला उड़ाया और फिर मुड़कर लाओ टियन को बुलाया। ओल्ड टियन, यहाँ आओ। बूढ़ा टियन पास आया और खाओवी का अर्थ समझने के बाद शिकायत करता रहा, इतने बड़े मामले में मैं हल्के ढंग से बोलने का साहस कैसे कर सकता था? जब सोने का समय हुआ तो मैंने अपना मुंह भी बंद कर लिया। और अधिक, मैंने उसकी ओर देखा। क्या तुमने मुझे नहीं बताया? आपका क्या मतलब है? फिर से सोचो, क्या तुमने किसी और को बताया? उदाहरण के लिए, आपका पुलिस मित्र। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि मैं उसका मतलब समझ पाता, मैंने सोचा कि मैं खबर का खुलासा करूंगा, चाहे मैं कितना भी मूर्ख क्यों न होता। मैंने अभी भी किया संयम में। इसके अलावा आंद्रे ने कभी भी मुझसे जानकारी नहीं मांगी, भले ही वह मेरे और टोन जियानगो के बीच के रिश्ते के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था। मैंने किसी को नहीं बताया और मेरे दोस्त ने मुझसे इस बारे में कभी नहीं पूछा। मुझे लगा कि लाओ टियन के शब्द पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना थे, इसलिए मैं थोड़ा क्रोधित हुआ और दृढ़ता से कहा, यह बहुत अजीब है, यह किसी भूत को देखने जैसा है। बूढ़े टियन ने संदेह से अपने माथे को छुआ। मैंने एक कप गर्म कॉफी बनाई, जागते रहने की कोशिश की और धीरे धीरे याद किया कि कुछ महीने पहले क्या हुआ था। मैं पहली बार इस जगह पर क्रिसमस पर आया था, जब मैंने ग्रिल पकाया था, जिसके बारे में पड़ोसियों ने बताया था। आग लगने के कारण फायर ब्रिगेड को यहाँ आना पड़ा। टन जियानगो ने उनके साथ जुड़ने का अवसर लिया। तब लाओ टियन ने मुझे बताया कि उन्होंने सामान अग्निशमन विभाग के गैरेज में पहुंचा दिया है। इसके बाद मैं 7 किलोमीटर बाजार में टन जियानगो और वेलेरिया से मिला। मेरे दिमाग में अचानक बिजली की चमक की तरह एक रोशनी चमकी। मैंने तुरंत अपना सिर उठाया। यह बान डुए डुए था। उस दौरान मैं वेलेरिया की उपस्थिति से तबाह हो गया था, इसलिए जब पुलिस को टन जियानगो को दोषी ठहराने के लिए सबूत नहीं मिले और उसे रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो मैंने ड्यू को अग्निशमन विभाग के गोदाम में सामान छिपाने के मामले के बारे में बताया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा, फेंग शुई प्रचलन के 30 साल, अभी भी भुगतान करना पड़ता है। मेरी उंगलियां ठंडी होने लगीं, लेकिन मैं फिर भी बैठा रहा, घूंट घूंट कर गिलास पीता रहा और फिर उठ गया, बाहर चला गया। आप कहाँ जा रहे हैं? यह देखकर कि मेरी अभिव्यक्ति असामान्य लग रही थी, लाओ टियन ने मुझे रोका। मैं बान दुए दुए को खोजने जा रहा हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, वह कैसे सहमत हुआ? मैंने शांति से जवाब दिया। ओल्ड टियन का चेहरा बदल गया। इसका उस लड़की से क्या लेना देना है? क्या तुम पागल हो या क्या? इसका उससे लेना देना है, इसका उससे बहुत लेना देना है। मैंने अपने दांत पीस लिए। वह चाहता है कि वह मर जाए, क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया। मैंने लाओ टियन को जोर से धक्का दिया, दरवाजा खोला और नींद में चलने वाले की तरह बाहर भागा। टियुखू, जल्दी से उसे पकड़ो। बूढ़ा टियन मेरे पीछे भागा और जोर से चिल्लाया। खाओवी बाहर आया और एक पल में मेरा हाथ पकड़ लिया। जाने दो। मैंने जितना हो सके उतना संघर्ष किया। मैंने उसे काट डाला, मैंने उसे मार डाला। सबसे खराब स्थिति में मैं उसके साथ कब्र पर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपने दिल में पछतावे और गुस्से से कैसे छुटकारा पाऊं। इस समय मैं उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझ सकता हूं, जो इतना उत्तेजित है कि वह किसी को मार डालना चाहता है।
अगर तन जियानगो को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होता, अगर मेरे हाथ में चाकू होता, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति को काट देता। परिणाम की परवाह किए बिना खाओवी ने मेरे कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज मुझे धीरे से चेतावनी दे रही थी। ट्रायू माई, अगर कुछ है तो कृपया आराम से रहें, कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करें। ओल्ड टीएन ने मुझे पकड़ लिया और मेरा हाथ खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि उस लड़की के पीछे कौन है? क्या तुम उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मुझ में भागने की ताकत नहीं है, आप दोनों से। एक आदमी के रूप में मैंने निराशा में अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और हकलाते हुए कहा, गोदाम की घटना। मैंने बानदुए दोए को बताया। खाओ वेई ने तुरंत जाने दिया। उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। आपने क्या कहा? मैंने आपको चोट पहुंचाई है, ठीक है, मैं समझता हूँ। ओल्ड टीएन ने अपना हाथ लहराया। यह घटना निश्चित रूप से थान डियन गिरोह के कारण हुई है। वे लंबे समय से मांस के इस आकर्षक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 7 किमी बाजार में परेशानी पैदा की थी। टीयू टन ने एक बार उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। खाओवी ने मेरी ओर देखा और फिर 2 बार खांसा। ओल्ड टीएन को समझ नहीं आया और बड़बड़ाना जारी रखा। पिछली बार कैसीनो में उन्होंने टीयू टन से सहयोग करने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए कि वे थान के व्यवसाय में पैर जमाना चाहते थे। टीयू टन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। बन ड्यू ड्यू गिरोह के तीसरे मालिक के साथ घूम रहा है। क्या यह स्पष्ट सत्य नहीं है? मैंने नहीं सुना कि ओल्ड टीएन ने क्या कहा। मेरे कान बज रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी एक बड़ा भूकंप आए जो मुझे ईंटों और पत्थरों के ढेर के नीचे दबा दे। इस तरह मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं मुझे उसका सामना करने की जरूरत पड़ेगी। इसी समय डॉक्टर नीचे आए और मुझे बुलाया। मिस ट्रियू, वह जाग रहा है, वह आपको देखना चाहता है। तन जियानगो बिस्तर के सिरहाने की ओर झुककर बैठा था। उसका माथा सफेद पट्टी से ढका हुआ था। उसका चेहरा लगभग बिस्तर की चादर के समान रंग का था। मुझे अंदर आते देख उसने मुझे हल्की सी मुस्कान दी। मैं धीरे से पास आया और बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया। मैं अपने दिल में इतना शर्मिंदा था कि मैंने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने बस अपना चेहरा उसकी हथेली में दबा दिया। उसकी उंगलियां बहुत ठंडी थी और उसकी कलाइयों पर अभी भी हथकड़ी के निशान थे। मैं कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसने पुलिस स्टेशन में 48 घंटे कैसे बिताए। मेरा दिल तेज चाकू की तरह दुखा। इसे रोको। तन जियानगो ने केवल 2 शब्द बार बार कहे, माई माई। इसे रोको। मैंने अपने होंठ काटे और बोलने की हिम्मत नहीं की। डर था कि अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका तो मैं फूट फूट कर रो पड़ूंगा। उसका हाथ मेरे माथे पर था। उसका स्वर ऐसा था जैसे वह बोल रहा हो, यह मामला खत्म होने के बाद मैं आपके साथ ऑस्ट्रिया जाऊंगा। छुट्टियों पर हम यात्रा करने के लिए दक्षिणी यूरोप जाएंगे। ग्रीस, इटली और स्पेन सभी महान हैं स्थान। मेरे पास अभी से योजनाएं हैं। मैंने कुछ वर्षों में ऐसा नहीं किया है। मुझे तटीय शहर पसंद है, इसलिए मैंने ओडेसा को चुना, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है। ठीक है, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो हम ओडेसा छोड़ देंगे। मैंने उसे और उकसाने की हिम्मत नहीं की। उसका हाथ धीरे से मेरे चेहरे पर चला गया। उसकी हथेली गीली और ठंडी दोनों थी। मैंने पाया कि उसकी आंखें धुंधली थी। बिना किसी ध्यान के मैं डॉक्टर की तलाश करने के लिए पीछे मुड़ा। दयालु बूढ़े डॉक्टर ने मेरा मतलब समझ लिया और फुसफुसाए, मैंने अभी उसे शामक इंजेक्शन लगाया है। यदि आपको ठंड लगती है तो कृपया उसे ढक दें।
अधिक कंबलों के साथ। मैंने सिर हिलाया और उसके माथे को छुआ। क्या तुम्हें अभी भी सिरदर्द है? उसने मुझे जवाब नहीं दिया लेकिन बुदबुदाया। मैंने अभी एक सपना देखा था। मैंने सपना देखा था कि जब मैं बच्चा था, तुम और बच्चे एक ही छात्रावास में जाते थे चेरी चुराते हुए। फिर कुत्तों ने हमारा पीछा किया। सभी बड़े बच्चे भाग गए। मुझे अपनी जान बचाने के लिए अकेला छोड़ दिया। वह एक गड्ढे में गिर गया। उसका सिर बहते हुए चट्टान से टकराया और मेरे पिता मुझे लेकर अस्पताल भागे। तन जियान-गो की आंखें चमक उठीं। जब से मेरे पिता चले गए, मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। मुझे लगा कि वह मुझसे नफरत करते हैं। 7 साल हो गए और मेरे पिता आखिरकार मुझे देखने के लिए वापस आए। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा। गर्म तरल पदार्थ मेरी हथेली को गीला कर रहा था। नहीं, नहीं, यह वह टन जियान गो नहीं है जिसे मैं तब भी जानता था जब मैं बर्फीले तूफान में मरने वाला था। उसे कभी गिरते नहीं देखा, लेकिन केवल एक शामक इंजेक्शन ने उसका बाहरी भेष उतार दिया और उसका असली चेहरा उजागर कर दिया। मैं नहीं जानता कि उसके दिल में कितना दर्द है जिसे वह मेरे साथ साझा नहीं कर सकता। उसकी आवाज धीमी होती जाती है और अंततः वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और रात 10 बजे तक सो जाता है। यह देखते हुए कि टोन जियान गो में किसी भी असामान्य चीज के लक्षण नहीं दिखे, उसने अपने उपकरण एकत्र किए और चला गया। जाने से पहले उन्होंने हमसे कहा कि अगर उनमें मतली या मतिभ्रम के लक्षण हों, तो हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। डॉक्टर चिंतित थे कि उन्हें मस्तिष्काघात हुआ है, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें लगातार कई दिनों तक 40 डिग्री तक बुखार था और वह हमेशा बेहोशी की हालत में रहते थे। मैं लगातार 4 दिनों तक उनके पास रहा। जब तक उसका बुखार कम नहीं हुआ, मैं थककर सो गया। जब मैं उठा, तो 6 घंटे बाद हो चुका था। अब शाम हो चुकी है। हवा खिड़की के बाहर पत्तों को सरसरा रही है। मैंने मुड़कर देखा तो टन जियान गो अपनी पीठ पर हाथ रखकर बिस्तर पर झुका हुआ था और मुझे ध्यान से देख रहा था। क्या आप जाग रहे हैं? मैं तुरंत उठ बैठा। हाँ, आप बहुत देर से जाग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम बहुत ज्यादा सोए हैं। उसने मेरे बालों को अलग करने के लिए अपना हाथ उठाया और बहुत देर तक देखता रहा। तुमने ऐसा क्या सपना देखा जिसके कारण तुमने अपने दांत इतनी बुरी तरह पीस लिए? यह सब एक खंडित सपना था, इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन मुझे केवल एक ही याद है चीज। सपने में पेंग डुए डुए की छवि है। मैं अनिच्छा से मुस्कुराया और बिना कुछ बोले अपना सिर झुका लिया। उन कुछ दिनों के दौरान जब टोन जियान गो बीमार थे, किसी ने भी उनसे गोदाम के बारे में जिक्र नहीं किया। मुझे नहीं पता कि एक बार जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि मैं आपके रहस्य में शामिल हूँ, तो आप मुझे कैसे संभालेंगे। टन जियान गो फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं बस पता चला कि जब आप गहरी नींद में सोते हैं, तो आप आवाज भी नहीं करते, आप अपनी सांसें भी नहीं सुन पाते। आप एक छोटी बिल्ली की तरह अच्छे होते हैं। क्या किसी ने आपको पहले यह बताया था कि जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसा ही था? जब उसने विषय बदला तो मुझे बहुत खुशी हुई। कई बार मेरी माँ को लगा कि मैंने सांस लेना बंद कर दिया है। उसने मुझे हिलाकर जगाया, जिससे मुझे गुस्सा आया और वह मुझे आश्वस्त करने से पहले थोड़ी देर रोती रही। क्या ऐसी कोई माँ है? वह हांफने लगा हंसते हुए। उसने गलती से घाव को छू लिया, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि उसकी आंख लग गई। जबकि वह अच्छे मूड में था, मैं दलिया का एक बर्तन पकाने गई। केवल उसके खाने के लिए ऊपर से पानी की मोटी परत हटा दी गाढ़े दलिया के कटोरे में। यह सुनने के बाद टन जियान गो ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला। यहाँ यह ऑशविट्ज एकाग्रता शिविर नहीं है। आपको जिनेवा सम्मेलन का पालन करना चाहिए। आपको युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
बकवास। क्या आप युद्धबंदी हैं? मेरे पास अभी भी इसके बारे में प्रश्न हैं। इसलिए नहीं किसके साथ मजाक करने का दिल है आप? मैंने टन जियानगो से फिर आग्रह किया। यदि आप इसे नहीं खाएंगे तो यह जल्द ही ठंडा हो जाएगा। यह सच है कि उसके स्वभाव को बदलना मुश्किल है। वह खाना खाते समय बड़बड़ाता है, बिल्कुल उस मरीज की तरह नहीं जिसे कई दिनों से तेज बुखार है। मैंने टन जियानगो को खाली देखा। अगर उसके पास एक चकाचौंध सफेद पट्टी नहीं थी उसके सिर पर, निश्चित रूप से मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मैंने अभी अभी एक सपना देखा है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वह मौजूद नहीं है। टन जियानगो ने दलिया का आखिरी टुकड़ा पी लिया। उसने अनिच्छा से अपना खाली मुंह कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया। मैं फिर से चिढ़ने लगा। गिनना ठीक नहीं है, लेकिन अपने कहने का तरीका बदलो। सुनना थोड़ा कठिन है। क्या तुम सुनना चाहती हो? क्या? उसने धीरे से, शब्द दर शब्द कहा। साजिश मारने की। तुम्हारे पति को। बोलने के बाद वह आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। तुम्हें सचमुच हल्की बीमारी है। तुम तो अभी बकवास करने लगे हो। मैंने अपना हाथ उठाया और हल्के से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। टन जियानगो ने एक दर्दनाक और अतिरंजित चीख निकाली। फिर उसका शरीर फर्श पर गिर गया। उसकी चोट के बारे में सोचकर मैं चौंक गया, इसलिए मैं तुरंत उसे गले लगाने के लिए दौड़ा। आपका यह मतलब नहीं था, जियानगो। उसने मेरे कंधे पर अपना सिर झुकाया और बुदबुदाया। यह मेरी आखिरी पार्टी फीस है। साथियों, क्रांति अभी भी नहीं हुई है। मैं एक बार फिर उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि हंसूं या रोऊं, इसलिए मैं उसे केवल डांट सकता हूँ। तुम चालाकी करते रहो। अपने माथे पर एक लंबा निशान छोड़ दो यह देखने के लिए कि तुम भविष्य में लड़कियों के साथ कैसे फ्लर्ट करोगे। टन जियानगो ने असहाय भाव दिखाते हुए तुरंत उसे छाती से लगा लिया। मेरी कमजोर आत्मा को तुमने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। मैंने पूछा। मुझे अंग्रेजी में बुलाओ। अब तक त्रियुमाई ने हमेशा टन जियानगो या जियानगो कहा है। चीनी भाषा में संबोधित करने का तरीका केवल नी वो है। अंग्रेजी में आईयू के बराबर है। वियतनामी की तरह भाई बहन नहीं। नहीं सपना, उसने मेरे करीब आकर कहा। बस मुझे फोन करो, बस 1 घंटे के लिए। मैंने अनिच्छा से अपना मुंह खोला। मिस्टर टन। टन जियानगो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा लगता है जैसे पिक्सी टन गो खोंग को बुला रही हो। कृपया मुझे फिर से कॉल करें। मुझे मिस्टर जियान गो कहें, जिसका अर्थ है मिस्टर खाऊं। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा। अगर मैं उसे मिस्टर वी कहूं तो क्या आप खुश होंगे? टन जियान गो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर हंसते हुए बिस्तर पर लेट गए। मैं हंसना चाहता था लेकिन मैं हंस नहीं सका। मुझे नहीं पता था कि यह खुशी का पल कितनी देर तक रह सकता है। मैं काफी देर तक झिझकता रहा और हंस नहीं सका। यह निर्णय न लें कि इसे स्वयं करना है या नहीं। जब आप ठीक हो जाएं, तो मुझे सच बताएं या इसे भगवान पर छोड़ दें। टन जियानगो को अभी भी हल्का बुखार था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए मेरे साथ खेला। वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी पलकें आपस में चिपक गईं। वह जल्दी से डूब गया। मैं सो गया। मैंने उसे कंबल से ढक दिया और योजना बना रहा था, लाइट बंद करो और बाहर जाओ। कमरे के कोने में फोन की घंटी बजी। घंटी बजने की आवाज बहरा कर देने वाली थी। मैंने चुपचाप शाप दिया और फोन का जवाब देने के लिए दौड़ा। दूसरी ओर से एक महिला की आवाज आई। बाओ। टन जियानगो ने उत्तर दिया। फोन। मैंने विनम्रता से उत्तर दिया। वह आराम कर रहा है। कृपया अपना नाम और फोन नंबर छोड़ दें। जब वह उठेगा तो मैं उसे बता दूंगी। महिला ने अहंकारी रवैया दिखाया। कृपया उसे जगाएं और फोन का जवाब दें। मैं थोड़ा क्रोधित था, लेकिन डरा हुआ था। इससे टन जियानगो चौंक गया, इसलिए मैंने अपनी आवाज धीमी कर दी।
क्षमा करें, वह बीमार है और अभी फोन का जवाब नहीं दे सकता। दूसरा छोर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर पूछा, तुम कौन हो? मैंने गुस्से से फोन रिसीवर की ओर देखा। उस व्यक्ति के घर फोन किया और फिर पूछा कि दूसरा व्यक्ति कौन था। इस महिला को वास्तव में एक समस्या है। मैंने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बोलने के बाद मैंने फोन रख दिया। जब मैं बाहर गया तो मुझे अचानक याद आया कि अध्ययन कक्ष में एक और फोन था, इसलिए मैंने वापस मुड़कर अगले दिन दोपहर करीब 4 बजे फोन का प्लग खोल दिया। महिला टनजिया की तलाश में घर आई। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, मुझे वह पसंद नहीं आई, या यूं कहें कि वह मुझे पहली नजर में पसंद नहीं आई। वह एक लंबी, मोटी औरत थी, त्वचा एक उत्तेजक सौंदर्य जो शायद ही कभी देखा जाता है। चीनी महिलाएं। वह स्पष्ट रूप से अब युवा नहीं है, लेकिन आप उसकी वास्तविक उम्र नहीं बता सकते। उसकी पुतलियां काली थी, जैसे कि वह दूसरों के आर पार देख सकती हो। मुझे देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं और सिर से पांव तक मेरा निरीक्षण किया। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि यह वही महिला थी जिसने कल खाओवी को फोन किया था और लाओ टिएन ने उसके प्रति बहुत सम्मानजनक रवैया दिखाया। ओल्ड टिएन ने तुरंत उसके लिए सिगरेट जलाई और पुकारने के लिए अपना मुंह खोला, सिस्टर ला। हालांकि ओल्ड टिएन स्पष्ट रूप से उससे कई साल बड़ी लग रही थी। अप्रत्याशित रूप से यह महिला ला ताई थी। पहले दिन जब मैं ओडेसा पहुंचा, मैंने यह नाम सुना। वह ओडेसा में एक प्रसिद्ध हस्ती है। ला ताई पिछली शताब्दी के 90 के दशक में व्यापार करने के लिए ओडेसा आने वाले पहले चीनी व्यापारियों में से एक थी। पिछले 10 वर्षों में दुनिया घूम रही है। अनगिनत चीनी लोग इस भूमि पर आते जाते रहे हैं और वह अकेली है जो यहाँ रहती है। लाटे ने एक लक्जरी विला खरीदा। मैंने सुना है कि पिछवाड़ा काला सागर की ओर खुलता है। एक नौका सीधे उसके दरवाजे तक जा सकती है। मुझे पता है कि मैंने परेशानी पैदा की, किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जो नाराज नहीं हो सकता था, लेकिन मैं फिर भी जिद करके अपने होंठ काटता हूँ। नहीं एक शब्द कहते हुए लाताई सोफे पर बैठ गई। उसने सिगरेट के धुएं के माध्यम से मेरी ओर देखा। तुमने कल मेरा फोन बंद कर दिया था। ओल्ड टिएन मेरे पीछे था और मुझे धक्का दिया। मेरे पास अपना मुंह खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दीदी, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि आप कॉल कर रहे हैं। ओल्ड टिएन ने तुरंत मेरे लिए कहा, बच्चे बातें नहीं समझते, सुशीला, उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो। मैंने देखा कि उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। फिर उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। यह टन जियान गो की छोटी प्रेमिका है। मैंने सोचा था कि यह पृथ्वी पर आने वाली एक परी थी, लेकिन यह बिल्कुल वैसी ही है। मैंने दूसरी ओर देखा और उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया, लेकिन ला ताई ने तुरंत मुझमें दिलचस्पी खो दी। उसने लाओ टिएन और खाओवी से बैठकर उसे पूरी कहानी बताने के लिए कहा। बानदुए दोए का नाम सुनकर वह पलटी और एक पल के लिए मेरी ओर देखा। थान डिएन गिरोह के लोग अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन वे इतने मूर्ख भी नहीं हैं। बंदरगाह यूक्रेन के लिए स्थानीय गिरोह का क्षेत्र है। पिछले 10 वर्षों में वे इतने साहसी क्यों हो गए हैं कि वे इसमें कूद पड़े और स्थिति को बाधित कर दें? क्या यह मामला थान डिएन गिरोह से संबंधित है या नहीं? मुझे इस पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, यह सही है, सुशीला उच्च है ऊपर, इसलिए वह चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखती है। ओल्ड टिएन ने उसकी बहुत अधिक चापलूसी की। न केवल खाओवी बल्कि लाताई भी थोड़ा नाराज हो गए। उसे कुछ याद आ रहा था। उसने मुड़कर ओल्ड टिएन से पूछा, पिछली बार जिस व्यक्ति को बंधक बनाया गया था, वह आप ही थे वास्तव में? अच्छा, क्या आप उन लोगों की पृष्ठभूमि जानते हैं?
टीयूटन ने किसी से पता लगाने के लिए कहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओल्ड टीएन ने बुदबुदाया, लोगों का यह समूह वास्तव में अजीब है। ऐसा लगता है जैसे वे जमीन से ऊपर आए और फिर वाष्पित हो गए। लाटे ने बिना सोचे समझे टोकते हुए कहा, मुझे यह पता है, लेकिन आप कुछ वर्षों तक उनके साथ रहे। हेवन, क्या कोई सुराग था? बूढ़े टीएन ने मुंह बनाते हुए कहा। वे बहुत शांत थे, विशेष रूप से ध्यान से बात कर रहे थे। केवल एक बार मैंने किसी को यह कहते हुए सुना था, उनका बॉस मध्य अफ्रीका में रहता था। मध्य अफ्रीका? धुएं का गुबार बाहर, अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराया। हाल के वर्षों में पूर्व सोवियत संघ के देश पारगमन डंप बन गए हैं। सभी प्रकार के लोग इस जगह पर आ रहे हैं। ओल्ड टीएन और खाउवी ने एक दूसरे को देखा। बोलने की हिम्मत नहीं की। लाताई ने अपनी सिगरेट बुझाई और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मैं सुनूंगा कि हम बातचीत कर सकते हैं या नहीं। पुलिस का पक्ष सिर्फ पैसे का मामला है। आप लोग इसे स्वयं संभालें। बच्चों के बारे में बेबी बैंक, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ऐसा हो जाएगा, कभी कभी उसे अफसोस में रोना पड़ता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं लाटे को बेडरूम में ले गया। दीदी, आप यहाँ क्यों हैं? जब तन जियानगो ने लाताई को देखा तो वह तुरंत उठ बैठा। लाताई ने उसके हाथ के पीछे अपना हाथ रखा और धीरे से बोली, टियुनगो, हिलना मत। बस एक साधारण हरकत, एक सौम्य शब्द, लेकिन ला से आ रहा है ताई। मैं अंदर तक हिल गया था। मैं एक अदृश्य व्यक्ति की तरह उसके बगल में खड़ा था। मेरे दिल में एक खट्टा स्वाद उठने लगा, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह बैठी, उसने तुरंत मुझसे कहा, आदेश। मैं, जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ काला। मैंने थोड़ा चिल्लाया। ऐसा नहीं था कि वह मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। चाहती थी कि मैं दूर चला जाऊं ताकि मुझे देखा जा सके। लेकिन मैं असभ्य नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। मैं अंदर था लगभग 15 मिनट तक रसोई में, यह अनुमान लगाते हुए कि ऊपरी मंजिल पर दो लोगों को कुछ कहना था और उन्होंने इसे समाप्त कर दिया था, और कुछ करना था। मैं कॉफी का कप दूसरी मंजिल पर ले गया। मैं दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक मुझे लाताई की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, टीयू, हाँ, लेकिन महिलाओं को चुनने की आपकी नज़र वाकई खराब है। मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पास में दो लड़कियां थीं। एक सांप और कनखजूरे की तरह क्रूर थी और दूसरी लकड़ी के मूसल की तरह मूर्ख थी। मैंने तुरंत अपने पैर जमीन में दबा दिए। मेरा पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। एक पल के लिए अंदर सन्नाटा छा गया। उसके बाद टोन जियानगो की आवाज आई, ऐसा मत कहो, वह अभी भी जवान है। उसने कभी इन चीजों का अनुभव नहीं किया है। आप अभी भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं। मंद मंद मुस्कुराया, युवा। जब मैं उसके जितना बूढ़ा था, मैं पहले से ही एक गैंगलैंड में था। शायद वह नहीं जानता कि यह मामला कितना गंभीर है। मैंने अगले वाक्य का एक शब्द भी नहीं सुना। मैं एक एक कदम पीछे हटता गया और चुपचाप पहली मंजिल पर चला गया। मैं किसी को ढूंढना चाहता था। वह था एक शांत जगह, लेकिन मुझे पता चला कि लाटे में समझने की क्षमता थी कि मैं जहां भी जाता था, मैं उसकी आंखें देख सकता था, उसकी आवाज सुन सकता था और उसकी सुगंधित सुगंध को सूंघ सकता था। अंत में मैं दरवाजे से बाहर निकल गया और बैठ गया। अकेले कदम मैं अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया और स्तब्ध होकर अपने पैरों के पास पत्थर के पैटर्न को देखा। कुछ ही दूरी पर एक छोटा पक्षी चहचहाता हुआ आया। मैंने पत्थर उठाया और पक्षी पर फेंक दिया, जिससे वह घबरा गया और अपने पंख फैला दिए। मेरे पंख आसमान की ओर उड़ गए, ऊपर देखते हुए और गर्मियों के दिन के गहरे नीले आकाश को देखते हुए। मुझे अचानक एहसास हुआ कि ओडेसा का वसंत बीत चुका था।
मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद मेरे पीछे एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ मेरी ओर आ रही थी, इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ा। मुझे पता है कि यह टन जियान-गो नहीं है। लंबे समय तक उसके साथ रहने के बाद मैं उसके नक्शेकदम को स्पष्ट रूप से पहचान सकता हूँ। यहाँ तक कि हर रात जब वह घर आता है और कार का अलार्म सिस्टम चालू करता है, तो मैं पहचान सकता हूँ कि शोर किसी और की कार जैसा नहीं है। ट्रायुमाई, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? यह जानने के बाद कि पेंग डुए डुए ने नुकसान पहुँचाया है, टन जियान-गो खोवी मेरे प्रति ठंडे लग रहे थे। हमारे बीच एक अदृश्य दीवार दिखाई दी। मुझे लगता है कि उसने मुझे पूरी तरह से एक आपदा समझा। पिछले 3 या 4 दिनों तक ऐसा नहीं हुआ जब उसने मुझे टन जियान-गो का साथ नहीं छोड़ते हुए देखा कि उसकी आंखों में बर्फ धीरे धीरे पिघली। मैंने अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ वृत्त बनाए। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? खाओवी मेरे बगल में बैठ गया। विनम्र मत बनो। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो बस पूछो। मुझे बताओ, अगर पुलिस कठोर कार्रवाई करती है, तो उसके लिए सबसे बुरा परिणाम क्या होगा? खाओवेई कुछ सेकंड के लिए झिझके। यूक्रेनी कानून के अनुसार मुकदमा चलाना संभव है। मुझे लगा कि सूरज की रोशनी अंधा कर रही है, इसलिए मैंने इसे दफन कर दिया। उसके घुटनों के बीच चेहरा छू गया, धीरे से मुझे छुआ। ट्रायुमाई। मैं बगल में घूम गया, फिर भी अपना सिर उठाने से इनकार कर रहा था। डरो मत, यह शायद उतना बुरा नहीं है। खाओवेई ने धीरे से कहा, क्या लुओ ताई ने मदद करने का वादा नहीं किया था? क्या वह पुलिस को प्रभावित कर सकती है? अगर वह नहीं कर सकती, तो एक चीज कर सकती है, वह है पैसा। ला माई, पैसा। इस बिंदु पर मैंने उसकी ओर देखा। मैंने अपनी लार निगल ली और बड़ी मुश्किल से पूछा, ला ताई और जियान-गो, क्या वे करीबी दोस्त हैं? मैंने स्पष्ट अर्थ के साथ कहा। मुझे यकीन है कि खाओवेई समझ गए। वह वास्तव में मुस्कुराया। आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? ला ताई जियान-गो की बहन है। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। स्पष्टीकरण बहुत सीधा है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अगर खाओवेई ने मुझसे झूठ नहीं बोला होता, तो शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता। एक महिला की छठी इंद्रिय के आधार पर मुझे लगता है कि उनका रिश्ता उतना सरल नहीं है जितना खाओवेई ने कहा। यदि एक पुरुष और एक महिला के बीच एक विशेष संबंध है, तो शारीरिक संपर्क एक पूरी तरह से अलग माहौल बनाएगा। खाओवी ने मुझसे कुछ देर तक बातचीत की। उन्हें अपना खुद का व्यवसाय करना था, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया सूर्यास्त तक। मैंने ला ताई की चमकदार लाल परिवर्तनीय गाड़ी को लुढ़कते हुए देखा। फिर मैंने अपने बट को ब्रश किया और खड़ा हो गया। तभी मेरी जेब में रखा सेल फोन अचानक कंपन करने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही मैंने फोन उठाया, मैंने तुरंत टन जियान-गो की आवाज़ सुनी। मैं दरवाजे के बाहर हूँ। जल्दी से अपना कमरा चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे बेहद डर लग रहा था, जैसे कोई अपराधी जज का फैसला सुनने की तैयारी कर रहा हो। मैं धीरे धीरे हमारे शयन कक्ष में चला गया और उससे काफी दूर खड़ा हो गया। आप इतनी दूर किस लिए खड़े हैं? टन जियान-गो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और पूछा। मैं 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी उससे कुछ दूरी पर था। जियान-गो ने मेरी ओर देखा। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? यहाँ आओ। एक आदमी की तरह बैठ गया। टन जियान-गो ने अपने हाथ ऊपर उठाए मुझे। उसने बहुत देर तक मुझे देखा और फिर आह भरी। तुमने यह जानबूझकर नहीं किया, है ना? मैंने जोर से सिर हिलाया, इतना जोर से कि मेरा सिर मेरी छाती में छेद करने वाला था। उसकी उंगलियां फिर से चिल्लाईं। मेरी ठुड्डी मेरी गर्दन के नीचे सरक आई और मेरे कंधे पर रुक गई। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो। मैं भविष्य में क्या करूँगा? मैंने सिसकते हुए कहा, मुझे क्षमा करें।
मैंने ऐसा किया, मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ घटित होगा, इसलिए मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। यह बोलते हुए मुझे अन्याय महसूस हुआ। मेरे गालों से आंसू टपकते रहे। टॉन टॉन जियानगो ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं डांटा। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे और भी अच्छा लग रहा है। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मैं एक शब्द भी नहीं कह सका। अब और मत रो। तन जियानगो ने मेरे आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला। जब मैं तुम्हारे जितना बड़ा था तो मैंने तुमसे भी अधिक मूर्खतापूर्ण काम किए। लेकिन माई माई, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे बड़ा होना है, चाहे वह आपके माता पिता हो या कोई और। कोई भी जीवन भर आपकी देखभाल नहीं कर सकता। देर सबेर आपको हर चीज का सामना करना पड़ेगा। दूसरों के सामने आपको केवल 3 भाग ही कहने चाहिए। आप अपना पूरा दिल खोलकर नहीं रख सकते। इस कहावत को याद रखें और हमेशा अपने आप को याद दिलाएं। मैंने बार बार सिर हिलाया। आपने जो काम किया है, चाहे वह सही हो या गलत, आपको जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। आप इसे पूरे दिन टाल नहीं सकते। क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं? मैं समझता हूँ। तन जियानगो ने तीसरी बार फिर आह भरी। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं तुम्हारे जैसी बदकिस्मत लड़की को कैसे जान सकता हूँ? उसके अंतिम शब्दों ने मुझे भ्रमित और पछतावा दोनों कर दिया। मैंने उसे गले लगाया और सिसकने लगा। मुझे घबराहट और भय के पिछले दिन याद हैं। 8 महीनों की मुस्कुराहट और आंसू याद हैं, जब मैं उसे जानता था। मैं जितना अधिक रोती थी, मुझे उतना ही अधिक महसूस होता था जैसे कि मेरे अंदर के टुकड़े 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 हो रहे थे। तन जियानगो ने मुझे सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं कहा। उसने बस मुझे कसकर गले लगा लिया, जिससे मुझे अपनी सारी उदासी, अपने आंसू, नाक और नाक को बाहर निकालने का मौका मिला। अपनी शर्ट भीगने के बाद जब मैं काफी रोया, तो मैंने सिसकते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सोचा। खाओ वेई की बात सुनो, तुम पर यूक्रेनी कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? खौफी तुम्हें धमकी देता है, ऐसा करो। इसमें इतनी गंभीर बात क्या है? अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ 7 या 8 साल से बिना कुछ लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे खराब परिणाम क्या है? हे माई माई, मुझे बताओ, अगर मैं खाली हूँ हाथ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने अपने आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और उसे उत्तर दिया, अगर मैं अभी भी बाहर जाऊं तो कामुकता के बारे में बात करना मुश्किल है। अरे! तन जियानगो ने मुझे शाप दिया और दूर धकेल दिया। क्या तुम 1 या 2 अच्छे वाक्य नहीं कह सकते? मैंने अपना सिर झुकाया और सोचा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चाहे क्षितिज कुछ भी हो। मैं समुद्र के कोने तक आपका पीछा करूंगा। यदि आप ऐसा कहते हैं, तो आप इसे अभी भी सुन सकते हैं। तन जियानगो ने मेरे माथे पर अपनी उंगली घुमाई। क्या आप गंभीर हैं? वास्तव में? ठीक है, मैं अभी के लिए आप पर विश्वास करता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से ध्यान से सोच रहा हूँ। शायद मुझे आपके साथ स्कूल वापस जाना चाहिए। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना कोई बुरा विचार नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं वकील बन सकता हूँ? क्या वह कानून के इतिहास में सबसे सुंदर वकील है? आपकी यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने तुरंत सोचा एक यथार्थवादी समस्या का। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ देश? फिर हमें अलग होना पड़ेगा। बेवकूफ! इंग्लैंड से ऑस्ट्रिया कितनी दूर है? ऐसा लगता है कि वीजा में कोई समस्या है। अलग वीजा के लिए आवेदन करना थोड़ा परेशानी भरा है। उसने भविष्य के बारे में मुझसे अधिक सोचा, जैसे कि योजना तुरंत सच हो सकती है। मैं उसकी बाहों में लिपट गई और धीरे से बोली, चलो इसके लिए इंतजार करें और बाद में इसके बारे में सोचें।
आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते और आप ऐसा कर सकते हैं। टी। कृपया मुझे एक ब्लैंक चेक दें। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनकी औपचारिक प्रतिक्रिया सुन सकता था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी। बाहर पहले से ही जून का मौसम था, धीरे धीरे चल रही हवा हवा को हल्का कर रही थी। हर जगह जंगली गुलाबों की खुशबू और समुद्र का स्वाद था, जो लोगों के दिलों में प्रवेश कर रहा था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ।